नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है सास ससुर को वृद्धाश्रम भेजने वाली बहू को बेटे ने सिखाया ऐसा सबक कि उसके होश ठिकाने लग गए। किशोर कुमार जी बनारस के रहने वाले हैं। उनके घर में उनकी पत्नी, उनका बेटा विनोद, उनकी बहू परिधि और उनका 10 वर्ष का पोता हर्ष रहते हैं। आज उनके बेटे के कमरे से तेज आवाज़ें आ रही थी। शायद विनोद और परिधि में किसी बात को लेकर बहस हो रही है। किशोर कुमार जी और उनकी पत्नी ड्राइंग रूम में बैठे विनोद के कमरे से आते शोर को सुनने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ध्यान से सुनने पर उन्हें परिधि की आवाज़ सुनाई दी, जो विनोद से बोल रही थी कि अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं घर संभालूं, बच्चे को संभालूं या तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को संभालूं। मेरी भी अपनी कोई ज़िंदगी है और हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं जो उनकी देख रेख के लिए नौकर रख सकें। तुम उन दोनों को अब वृद्धाश्रम भेज दो। जब तुम्हारा मन हो तो उनसे मिल लिया करना जाके, और जब उनका मन हो वो यहाँ आ जाया करेंगे मिलने। परिधि की बातें सुनकर किशोर कुमार जी और उनकी पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे, और किशोर कुमार जी उन दिनों को याद कर रहे थे जब विनोद बहुत छोटा था। कैसे किशोर कुमार जी ने मजदूरी करके विनोद की परवरिश की, खुद की इच्छाओं का गला घोट विनोद की हर ख्वाहिश पूरी की, अच्छे स्कूल में पढ़ाया। कभी कभी किशोर कुमार जी और उनकी पत्नी अपने घर के खर्चे कम करके विनोद की स्कूल की फीस भरते थे, खुद भूखे रहते थे, पर विनोद को अच्छे से अच्छा खाना देते थे, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। और आज विनोद सिविल इंजीनियर है तो उसके बूढ़े माँ बाप उसके लिए बोझ हो गए। तभी किशोर कुमार जी के पोते की आवाज़ आई। हर्ष अपने पापा से पूछ रहा था, पापा ये वृद्धाश्रम क्या होता है? तो विनोद बोला, बेटा वृद्धाश्रम वह होता है जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं। तो हर्ष अपनी मासूमियत से बोला, पापा जब आप और मम्मी भी बूढ़े हो जाओगे तो आप दोनों भी मुझे छोड़कर वृद्धाश्रम चले जाओगे क्या? हर्ष की बात सुनकर परिधि गुस्से से हर्ष पर बरसते हुए बोली, हर्ष ये क्या तरीका है बात करने का अपने पापा से? कोई ऐसे बात करता है? हम तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर रहे हैं, तुम्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, और तुम हमें वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहे हो। हर्ष परिधि के गुस्से से थोड़ा सहम गया था और डरते हुए धीरे से अपने पापा से बोला, पापा क्या दादा दादी जी ने आपको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया? क्या उन्होंने आपकी कोई इच्छा नहीं पूरी की? क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी आपके लिए नहीं जी? हर्ष की बात सुनकर विनोद अपने बचपन की यादों में खो गया। विनोद उन यादों को याद कर रहा था जब विनोद बहुत छोटा था और बड़ी गाड़ियों को देखकर उनमें बैठकर घूमने की जिद करता था। तो किशोर कुमार जी विनोद को यह कहकर समझा देते कि जब तुम पढ़ लिख कर बड़े होगे, अच्छी नौकरी करोगे, तो तुम भी ऐसी बड़ी गाड़ी खरीद लेना और हमें उसमें घुमाना। मेरे पास तो साइकिल है, अभी इसी से घूम लो। पूरा दिन मजदूरी करने के बाद थकने के बावजूद भी किशोर कुमार जी हर रोज़ शाम को विनोद को साइकिल पर घुमाते। हर त्योहार पर जब विनोद नए कपड़े लेने की जिद करता तो किशोर कुमार जी और उनकी पत्नी खुद पुराने कपड़े पहनते, पर विनोद को उसकी पसंद के नए कपड़े दिलवाते। यही सारी बातें याद करके विनोद की आंखों से आंसू छलकने लगे। परिधि ने जब विनोद की आंखों से आंसू निकलते देखा तो विनोद से बोली, आप भी क्या बच्चे की बात सुनकर भावुक हो रहे हैं? ये तो नादान है, कुछ भी बोलता है। मैंने जो आपसे कहा है वही कीजिए, जाइए और मम्मी पापा से बात कीजिए। परिधि की बात सुनकर विनोद गुस्से से परिधि पर बरस पड़ा, ये कहते हुए कि हर्ष बच्चा और नादान जरूर है पर नासमझ नहीं। जो बात एक बेटे की माँ होने के बाद तुम्हें समझ में नहीं आई, वो इस बच्चे को समझ आ गई। अभी हर्ष ने नादानी में हम दोनों को वृद्धाश्रम भेजने की बात कही तो तुमने उसे अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब समझा दिया। बल्कि जितना मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए किया है उसका आधा भी हमने हर्ष के लिए नहीं किया। मेरे पास एक अच्छी नौकरी तो है जिससे हम हर्ष को अच्छे से पढ़ा सके और घर का खर्चा भी चला सकें। मेरे पापा तो मजदूरी करते थे, फिर भी उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया था,
और इस काबिल बनाया कि मैं अच्छी नौकरी कर सकूं। उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा सब कुछ संभालना, सोचा है तुमने कभी? विनोद की बातें सुनकर परिधि का गुस्सा और बढ़ गया और परिधि गुस्से से झल्लाती हुई बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, किसने क्या किया और क्या नहीं किया। मैंने तुमसे जो कहा है बस वही करो तुम। परिधि की बात सुन विनोद बोला, अगर मेरे मम्मी पापा की जगह तुम्हारे मम्मी पापा होते तो क्या तुम उन्हें भी वृद्धाश्रम भेज देती? तो परिधि बोली, मेरे मम्मी पापा ने अपनी ज़िंदगी में इतना कमाया है कि अपना खर्चा उठा सकें और अपनी देख रेख के लिए नौकर रख सकें। तो विनोद बोला, अगर तुम्हारे मम्मी पापा के पास पैसा है तो मेरे मम्मी पापा के पास उनका बेटा है जो उनका ध्यान रख सकता है। मैं मम्मी पापा को कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें जो करना है करो। विनोद और परिधि की लड़ाई बढ़ती देख किशोर कुमार जी और उनकी पत्नी ने वृद्धाश्रम जाने का फैसला ले लिया और अपने कमरे में चले गए अपना सामान लेने। किशोर कुमार जी और उनकी पत्नी अपना सामान लेकर बाहर आ गए। हर्ष ने उनसे पूछा, दादी दादाजी आप दोनों कहीं जा रहे हो क्या? तो किशोर कुमार जी बोले, हाँ बेटा। तो हर्ष बोला, मैं भी आप दोनों के साथ चलूँगा। तो किशोर कुमार जी बोले, नहीं बेटा तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहो, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। तो हर्ष बोला, आप कहाँ जा रहे हो? जैसे ही किशोर कुमार जी ने कहा कि हम वृद्धाश्रम जा रहे हैं तभी विनोद आ गया और बोला, नहीं मम्मी पापा आप दोनों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो विनोद की मम्मी बोली, नहीं बेटा तू हमें जाने दे, हमारी वजह से अपनी ज़िंदगी खराब मत कर। विनोद ने कहा, मम्मी माँ बाप की वजह से कभी बच्चों की ज़िंदगी खराब नहीं होती बल्कि ज़िंदगी बनती है और आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे मेरे पास। विनोद परिधि की ओर देखता हुआ बोला, जिसे जाना है वो जा सकता है। विनोद की मम्मी ने विनोद को डांटते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो, बहू कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। तभी परिधि बोली, रहने दीजिए मम्मी जी, और गुस्से से अपने कमरे में चली गई। विनोद अपने ऑफिस चला गया। थोड़ी देर बाद परिधि अपना और हर्ष का सामान लेकर आ गई और हर्ष का हाथ पकड़कर बोली, चलो यहाँ से। हर्ष ने जाने से मना किया तो परिधि ने हर्ष को डांटते हुए बोला, चुपचाप चलो मेरे साथ, बहुत जिद्दी हो गए हो तुम। किशोर कुमार जी और उनकी पत्नी परिधि को रोकते रहे और समझाते रहे पर परिधि नहीं रुकी और चली गई। परिधि के जाने के बाद किशोर कुमार जी ने विनोद को फ़ोन कर परिधि के जाने की बात बता दी। तो विनोद बोला, आप चिंता मत कीजिए पापा, जाने दो उसे, जब गुस्सा शांत होगा तो आ जाएगी। इतना बोलकर विनोद ने फ़ोन रख दिया। कुछ समय बाद परिधि भी वापस आ गई। परिधि और हर्ष को देखकर किशोर कुमार जी और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, आ गए तुम दोनों। हर्ष भागकर अपने दादाजी की गोद में चढ़ गया, लेकिन परिधि बहुत उदास थी और कुछ बोल भी नहीं रही थी, बस चुपचाप ड्राइंग रूम में बैठ गई। विनोद की मम्मी ने परिधि का सिर सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना? परिधि ने रोते हुए अपना सिर उनकी गोद में रख दिया और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आपके और पापा जी के लिए कितना बुरा सोचा। विनोद की मम्मी बोली, पर बेटा हुआ क्या है, तुम्हारे मम्मी पापा तो ठीक है ना? तभी हर्ष बोला, नाना नानी जी तो घर पर थे ही नहीं। विनोद के मम्मी पापा आश्चर्य से बोले, घर पर नहीं थे तो कहाँ गए थे? तो परिधि बोली, पता नहीं मम्मी जी, मम्मी पापा कहाँ गए, मेरे भैया भाभी ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा कर उन दोनों को घर से निकाल दिया। विनोद की मम्मी बोली, पर क्यों, तुम्हारे भाई ने ऐसा क्यों किया? तो परिधि बोली, पता नहीं मम्मी जी, मैं जब घर पहुंची तो घर पर कोई नहीं था, बस मुरारी काका थे, उन्होंने ही ये सब बताया। विनोद की मम्मी बोली, तुम चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। किशोर कुमार जी ने विनोद को फ़ोन कर जब ये सारी बात बताई तो विनोद बोला, मुझे पता है वे दोनों कहाँ हैं, आप परिधि को बोल दो वो चिंता ना करे, उसके मम्मी पापा बिल्कुल ठीक हैं। मैं शाम को घर आकर सारी बात बताता हूँ, आप सब परेशान ना हो। शाम को जब विनोद घर पहुंचा तो परिधि ने विनोद पर सवालों की बौछार करते हुए कहा, मम्मी पापा कहाँ हैं और आपको ये सब कैसे पता है? विनोद परिधि को शांत करते हुए बोला, जब मैं सुबह ऑफिस जा रहा था तो मम्मी पापा जी मुझे रास्ते में मिले थे।
मैंने जब उन्हें सामान के साथ देखा तो उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया और बोले अब हम वृद्धाश्रम में ही रहेंगे। ये सुनकर परिधि रोने लगी। तो विनोद बोला, तुम चिंता मत करो परिधि, मैं उन्हें वहाँ नहीं रहने दूंगा। तो विनोद के पापा बोले, बेटा तुम सुबह ही उन्हें अपने साथ घर क्यों नहीं ले आए, उन्हें वृद्धाश्रम क्यों जाने दिया। तो विनोद बोला, पापा मैंने उन्हें बहुत समझाया और अपने साथ घर चलने के लिए भी बोला, पर वो नहीं माने और बोले हम बेटी के घर नहीं रह सकते। अब जब हमारा बेटा ही हमारा नहीं रहा तो हम किसी पर बोझ क्यों बने, हम अब वृद्धाश्रम में ही रहेंगे। उनकी बातें सुन मैंने सोचा इन्हें थोड़ी देर अकेला ही छोड़ देता हूँ, शाम को आकर ले जाऊँगा। तो विनोद के पापा बोले, चलो तो हम सब भी चलते हैं उन्हें लेने, हम सब उन्हें समझा कर अपने साथ ले आएंगे। सब विनोद के साथ वृद्धाश्रम पहुंच गए। हर्ष ने जैसे ही वहां अपने नाना नानी जी को देखा तो भागकर उनके पास चला गया। परिधि के मम्मी पापा ने जब परिधि के साथ सबको आश्रम में देखा तो आश्चर्य से पूछा, आप सब यहाँ कैसे। तो किशोर कुमार जी बोले, आपके साथ जो कुछ भी हुआ हमें सब पता चल गया है, हम आप दोनों को अब यहाँ नहीं रहने देंगे, आप हमारे घर रहेंगे हमारे साथ, हम सब आपको लेने आए हैं, चलिए। तो परिधि के पापा बोले, ये आप कैसी बात कर रहे हैं किशोर कुमार जी, हमारे साथ जो भी हुआ हमने उसे स्वीकार कर लिया है, अब हम यही रहेंगे, हम अपनी बेटी के ससुराल कैसे रह सकते हैं। तो किशोर कुमार जी बोले, ये किस किताब में लिखा है कि बेटी की शादी के बाद बेटी के माता पिता उसके साथ नहीं रह सकते। जब माता पिता अपने बच्चों और उनकी परवरिश में कोई भेदभाव नहीं करते हैं तो उनके साथ रहने में क्यों, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बस बेटा बन सकता है, बेटी नहीं। अगर किसी को बेटा नहीं है तो क्या उनकी बेटी को ये अधिकार नहीं कि वो अपने माता पिता को अपने साथ रखें, बुढ़ापे में उन्हें सहारा दें। तो परिधि के पापा बोले, हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं है और ना हमें यहाँ रहना बुरा लग रहा है, यहाँ तो हमारे जैसे कितने लोग हैं। तो विनोद बोला, पापा जी मेरा घर जितना मेरा है उतना परिधि का भी है, और क्या आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है, और अगर अब भी आपको ऐसा लगता है कि बेटी के घर नहीं रहना चाहिए तो मान लीजिए कि आप अपने बेटे के घर ही जा रहे हैं, दामाद के साथ भी तो बेटे के जैसा रिश्ता होता है ना, तो आज से मैं भी आपका बेटा हूँ। विनोद की बातें सुन परिधि के मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए और वो उनके साथ जाने के लिए मान गए। परिधि के मम्मी पापा परिधि के ससुराल जाने के लिए मान गए और सबके साथ घर चले गए, पर परिधि बिल्कुल गुमसुम थी, कुछ बोल नहीं रही थी। जब सब घर पहुंचे तो परिधि की मम्मी ने परिधि से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी शांत क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, अब तो हम तुम्हारे साथ घर आ गए हैं। तो परिधि अपने मम्मी के गले लगकर रोने लगी और बोली, आप दोनों के साथ जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। परिधि की मम्मी ने परिधि का सिर सहलाते हुए आश्चर्य से पूछा, ये तुम क्या बोल रही हो, और परिधि को खुद से अलग करते हुए बोली, क्या हुआ है बेटा, साफ साफ बताओ। तो परिधि ने अपने मम्मी पापा को वो सारी बात बताई जो उसने आज सुबह विनोद से बोला था अपने सास ससुर के बारे में, और फिर परिधि अपने सास ससुर के सामने हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी पापा जी, मैंने जो आप दोनों के साथ करने की सोची वही मेरे मम्मी पापा के साथ हुआ। परिधि की बातें सुनकर परिधि के मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए। बात को संभालते हुए विनोद की मम्मी बोली, तुम भी ये क्या बात लेकर बैठ गई हो परिधि बेटा, घर में ये छोटी छोटी बातें होती रहती है, ऐसी बातों को दिल पर नहीं लगा लेते, हम भी सब भूल गए हैं, अब तुम भी भूल जाओ। तभी विनोद बोला, हाँ परिधि मम्मी ठीक कह रही हैं, और तुम्हारे मम्मी पापा कितने समय के बाद घर आए हैं और तुम ये सब बातें लेकर बैठ गई हो, अब जाओ जाकर खाना बनाओ, सबको भूख लगी है। परिधि खाना बनाने चली गई और विनोद भी अपने कमरे में चला गया। हर्ष अपने दादी दादाजी और नाना नानी के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था। हर्ष आज बहुत खुश था, उसके नाना नानी भी उसके साथ रहने वाले थे। अब हर्ष ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी वहाँ आश्रम में कितने सारे लोग थे, क्या उन सब के पास घर नहीं है, क्या उन सब के बच्चे नहीं हैं, सब आश्रम में क्यों रहते हैं। तो हर्ष के दादाजी बोले, बेटा उन सब के पास घर भी है और उन सब के बच्चे भी हैं,
पर वो सब अपने बच्चों पर बोझ बन गए थे, तो उन सब के बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। तो हर्ष बोला, तो दादाजी उनके बच्चे भी उनके साथ यही करेंगे क्या? तो हर्ष के दादाजी बोले, हाँ बेटा, बच्चे जो माँ बाप के साथ करते हैं वही उनके साथ भी होता है। पर फिर भी लोग इस सच्चाई को नहीं अपनाते, अपनी गलती को नहीं सुधारते। हर्ष कुछ बोलने ही वाला था कि तभी विनोद की आवाज़ आई, हर्ष, अगर तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो अब खाना खा लो। विनोद ने हर्ष के साथ सबको खाने पर बुला लिया। अब विनोद और परिधि की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। हर्ष भी बहुत खुश था। अब उसके दादा दादी के साथ साथ उसके नाना नानी जी भी उसके साथ रहते थे। समय यूं ही गुजरता गया। एक दिन परिधि के पास उसके भाई का फ़ोन आया। फ़ोन सुनते ही परिधि बहुत हैरान परेशान हो गई। तो परिधि की मम्मी ने उससे पूछा, क्या हुआ परिधि, किसका फ़ोन था? परिधि बोली, मम्मी, भाई का फ़ोन था। पाखी सीढ़ियों से गिर गई है, उसे काफ़ी चोट आई है, वो हॉस्पिटल में है। परिधि की मम्मी बोली, कौन से हॉस्पिटल में है, चलो मुझे वहाँ ले चलो। तो विनोद बोला, आप ही क्यों मम्मी जी, हम सब चलेंगे आपके साथ। सब परिधि और विनोद के साथ हॉस्पिटल पहुंच गए। परिधि की मम्मी जैसे ही पाखी के पास बैठी, पाखी उनसे लिपट गई और रोते हुए बोली, दादी दादाजी, आप लोग कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? देखो ना, मुझे कितनी चोट लग गई, मैं सीढ़ियों से गिर गई। आप और दादाजी अगर घर पर होते तो मुझे कभी गिरने नहीं देते। आप दोनों मेरा कितना ध्यान रखते थे, कभी मुझे कुछ नहीं होने देते थे। मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही थी। आप कहाँ चली गई थी दादी? अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। पाखी की बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। आज पाखी के मम्मी पापा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, अपने मम्मी पापा को घर से निकालकर। पाखी की मम्मी पाखी के दादी के पैरों में बैठकर माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो आप दोनों के साथ ऐसा व्यवहार किया। पाखी के पापा भी अपने मम्मी पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो मम्मी पापा, मुझे आप दोनों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आप दोनों के घर से जाने के बाद हमें समझ में आया कि माँ बाप के बिना घर घर नहीं होता। हमारे पास सब कुछ था, पर आप दोनों की कमी हमेशा खलती रही। हमें माफ़ कर दीजिए और अपने घर चलिए। पाखी भी आप दोनों को बहुत याद करती है। ये सारी बातें सुनकर विनोद बोला, आज तुम्हारी बच्ची को इनकी ज़रूरत है तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वरना एक बार पलट के देखना भी तुम लोगों ने ज़रूरी नहीं समझा कि ये दोनों कहाँ हैं और किस हालत में हैं। अब मैं इन दोनों को आपके साथ घर नहीं जाने दूंगा। आप जब इन्हें घर से निकाल चुके हो तो इन्हें भूल भी जाओ। विनोद की बात सुन परिधि का भाई बोला, ऐसा मत बोलिए, हमें ये तो पता चल गया था कि मम्मी पापा आपके घर हैं, पर किस मुँह से माफ़ी मांगने आते और क्या बोलते आकर कि जब तक आप हमारे साथ थे हमें आपकी कदर नहीं थी, और आज आप हमारे साथ नहीं हो तो हमें आपकी ज़रूरत है। मम्मी पापा का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए नहीं आ सके कभी। आप सबसे मिलने पर आज जब गलती का एहसास हुआ है तो आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। आप सब हमें माफ़ कर दीजिए। और अपने मम्मी पापा से भी माफ़ी मांगते हुए घर चलने के लिए बोलने लगे। पहले तो परिधि के मम्मी पापा भी उनके साथ नहीं जाना चाहते थे, पर जब पाखी ने जिद की तो वे भी मान गए उनके साथ जाने। अब दोनों परिवार अपनी अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी रह रहे थे। कुछ समय बाद एक दिन विनोद ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक बूढ़ी अम्मा आ गईं। उन्हें देख विनोद ने गाड़ी रोक दी और हड़बड़ा कर गाड़ी से बाहर निकला और बूढ़ी अम्मा से बोला, आप ठीक तो है ना, आपको चोट तो नहीं लगी? तो वो अम्मा बोली, नहीं बेटा, चोट नहीं लगी, मुझे माफ़ कर दे, मैं एकदम से गाड़ी के आगे आ गई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो क्या है कि मुझे सही से दिखाई नहीं देता। उस अम्मा के पास कुछ सामान भी था एक बैग में। विनोद ने उनसे पूछा, आप कहीं जा रही हो अम्मा? क्या चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, कहाँ जाना है आपको? तो वो अम्मा बोली, बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे। वृद्धाश्रम का नाम सुनते ही विनोद ने आश्चर्य से पूछा, वृद्धाश्रम क्यों माँ जी, आपका घर कहाँ है? तो वो अम्मा बोली, अब मेरा कोई घर नहीं था, जो था वो अब बेटों का हो गया है और अब मैं भी उन पर बोझ बन गई हूँ। विनोद को ये सब बात सुनकर गुस्सा आ गया, पर अपने गुस्से को शांत करते हुए अम्मा से बोला,
माँ जी, अब तो रात होने वाली है, इतनी रात में आप कहाँ जाओगी? आप मेरे साथ मेरे घर चलो। सुबह आप जहाँ भी कहोगी मैं वहाँ आपको छोड़ दूँगा। तो वो अम्मा बोलीं, पर बेटा ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे, तो तुम मुझे अपने घर कैसे ले जाओगे? तो विनोद ने कहा, माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं और एक बेटे के लिए इतनी जान पहचान काफ़ी है। चलो आप मेरे साथ। विनोद उस अम्मा को अपने साथ अपने घर ले आया। जब विनोद उनके साथ घर पहुंचा तो सबने विनोद को आश्चर्य से देखा और विनोद के पापा ने उससे पूछा, ये कौन है बेटा? तो विनोद ने उन्हें सारी बात बताई। तो विनोद के पापा बोले, ये तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा जो इन्हें अपने साथ ले आया। रात का खाना खाने के बाद सब उन बूढ़ी अम्मा के साथ ही बैठे थे। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके दो बेटे हैं। एक बेटा तो बाहर कंपनी में काम करता है और उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसके साथ वहीं रहते हैं, और दूसरा बेटा टीचर है जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहीं रहता है। विनोद ने हर्ष से कहा, चलो बेटा आप सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। और अपनी मम्मी से बोला, आप माँ जी को अपने साथ सुला लेना, हर्ष पापा के पास सो जाएगा। सब अपने कमरे में सोने चले गए। विनोद कुछ खोया खोया सा था तो परिधि ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तो विनोद बोला, कैसी दुनिया है ये परिधि, दो दो बेटों के होते हुए भी माँ रात में दर दर भटक रही थी। तो परिधि बोली, अब आप इन सब बातों के बारे में मत सोचो, अब वो माँ जी भी हमारे साथ हैं तो उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस बारे में अब सुबह बात करेंगे। अगले दिन सुबह नाश्ता के समय विनोद परिधि से बोला, आज मेरा एक दोस्त अपनी पत्नी के साथ रात के खाने पर आ रहा है तो समय से तैयारी कर लेना। परिधि बोली, ठीक है। ऑफिस जाते हुए विनोद उस अम्मा से बोला, लाइए माँ जी, अपना पुराना चश्मा दे दीजिए, आज मैं नया बनवा कर ला दूंगा। तो वो बोली, बेटा तुम तो आज मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने वाले थे। तो विनोद बोला, अभी आप कुछ दिन यहीं रहिए और तब तक आपका चश्मा भी आ जाएगा। विनोद अम्मा से उनका पुराना चश्मा लेकर चला गया। शाम को विनोद अपने दोस्त और उसकी पत्नी के साथ घर पहुंचा और अम्मा की ओर चश्मा बढ़ाते हुए बोला, ये लो माँ जी आपका नया चश्मा। अम्मा को देखते ही रवि बोला, अरे माँ आप यहाँ कैसे? सबने रवि को आश्चर्य से देखा और विनोद बोला, माँ जी तुम्हारी माँ हैं? रवि, पर तुम्हारे मम्मी पापा की तो मृत्यु हो चुकी है। अम्मा रवि को छूकर देख रही थी और खुश होते हुए बोली, तुम रवि हो? तो रवि बोला, हाँ माँ मैं रवि हूँ। रवि ने सबको बताया कि जब मम्मी पापा की मृत्यु हुई तो मेरा अपना कोई नहीं रहा। तब अम्मा के पति यानी राजपाल सिंह जी ने मुझे अनाथ आश्रम पहुँचाया और मेरी पढ़ाई का खर्चा भी वही देते थे। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ और तब से ही मैं उन्हें पिताजी और इन्हें माँ बोलता हूँ। रवि ने अम्मा से पूछा, पर माँ आप यहाँ कैसे? तो अम्मा ने उन्हें बताया कि बड़ा बेटा और बहू तो यहाँ रहते नहीं हैं और छोटी बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया, तो मैं वृद्धाश्रम जा रही थी तो मैं विनोद की गाड़ी से टकरा गई और मुझे यहाँ घर ले आया। रवि की पत्नी पूजा बोली, कोई बात नहीं माँ, अब आप हमारे साथ रहना, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। रवि भी तो आपके बेटे हैं, तो अब आप हमारे साथ रहेंगी। तो अम्मा बोली, नहीं बेटा तुम मुझे वृद्धाश्रम में ही छोड़ आओ। तो रवि बोला, नहीं माँ आप कहीं नहीं जाएंगी, बस मेरे साथ रहेंगी। रवि के बहुत समझाने पर अम्मा उनके साथ रहने के लिए मान गई। रात का खाना खाने के बाद जब रवि अपनी माँ को लेकर घर जाने लगा तो विनोद उससे बोला, तुम्हें इनका घर पता है कहाँ है? तो रवि बोला, हाँ पता है, पर क्यों, तुम्हें क्या काम है? तो विनोद बोला, उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाना ज़रूरी है। अब तुम घर जाओ, कल बताता हूँ क्यों क्या करना है। अगले दिन सुबह विनोद राजपाल सिंह जी के घर पहुँच गया। बेल बजाई तो गेट उनके छोटे बेटे ने खोला। विनोद जी ने पूछा, क्या ये राजपाल सिंह जी का घर है? तो वो बोला, जी हाँ, पर आप कौन? तो विनोद बोला, जी मैं एक पॉलिसी कंपनी से आया हूँ। आपके पिताजी ने आपके माताजी के नाम एक पॉलिसी कराई थी, वो पूरी हो गई है, उसी के पैसे देने हैं, आप माँ जी को बुला दीजिए। तो राजपाल जी का बेटा बोला, वो तो अभी घर पर नहीं है, कुछ दिन के बाद आएंगी।
कहीं गई हुई हैं। तो विनोद बोला कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन बाद आ जाऊंगा। तो राजपाल जी की बहू बोली कुछ दिन बाद क्यों, आप हमें ही दे दीजिए, हम माँ जी को दे देंगे, आखिर वो हमारी माँ है, आप क्यों बार बार परेशान होंगे। तो विनोद बोलता है कि नहीं, मैं उन्हें ही दूंगा, ऐसे ही किसी को पॉलिसी नहीं दी जा सकती है। तो राजपाल जी की बहू बोली हम ऐसे ही कोई नहीं है, उनके बेटा बहू हैं, आप हमें ये पैसे दे सकते हैं, आखिर माता पिता की सारी प्रॉपर्टी बेटे बहू की ही होती है। तभी बाहर से एक आवाज़ आई कि पैसे लेने के लिए आप इनके बेटा बहू बन गए, वरना ये आप पर बोझ बन गई थी। इतना बोलकर रवि माँ जी को अपने साथ अंदर ले आया। रवि के साथ माँ जी को देखकर उनके बेटे ने आश्चर्य से पूछा तुम कौन हो और माँ तुम्हारे साथ कैसे। तो रवि बोला एक माँ अपने बेटे के साथ नहीं होंगी तो किसके साथ होंगी। तो राजपाल जी के बेटे ने आश्चर्य से कहा बेटा। तो रवि ने कहा हाँ बेटा। फिर रवि की माँ ने उन्हें रवि के बारे में सब सच बताया। फिर रवि बोला शर्म नहीं आई उस माँ को घर से निकालते हुए जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद दूसरों के घर जा के काम करके तुम दोनों भाइयों को आगे पढ़ाया और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की। जो आज तक तुम्हारे लिए जीती रही वो माँ तुम्हारे लिए बोझ हो गई। राजपाल जी का बेटा और बहू शर्मिंदगी से सिर झुकाकर सारी बातें सुनते रहे थे। फिर विनोद बोला अगर यही सब आपके बच्चे आपके साथ करे तो आपको कैसा लगेगा। राजपाल जी के बेटे और बहू ने माँ जी के पैर छूकर माफ़ी मांगते हुए कहा हमें माफ़ कर दो माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो रवि बोला आगे से मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अब माँ मेरे साथ रहेंगी। तो राजपाल जी का बेटा बोला माँ क्या आप हमें माफ़ नहीं कर सकती। तो अम्मा बोली एक माँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती, मैं भी नहीं हूँ तुमसे नाराज़, पर अब मैं रवि के साथ ही रहूँगी। रवि माँ जी को अपने साथ लेकर चला गया। रवि की माँ जाते जाते यही सोच रही थी जिनके लिए मर मर के जीती रही उनके लिए मैं बोझ हो गई, और जिसे जरा सा सहारा दिया उसने पलकों पे बिठा लिया। और राजपाल जी के बेटे और बहू इसी पछतावे में रहे कि उन्होंने जो किया वो कितना गलत था। इस कहानी में 3 बुजुर्गों की स्थितियों को दर्शाया गया है जिसमें तीनों माता पिता बेघर होने से बच गए, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। कई माता पिता बच्चों की जालिमों का शिकार हो जाते हैं और दर बदर ठोकरें खाने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन हर बेटा अगर विनोद जैसा हो तो बहू को सही रास्ते पर आना ही पड़ता है। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी।